तीसरी लहर की आशंका, साथ ही हम कितने तैयार हैं इसको लेकर। हमने पहली लहर देखी, हमने दूसरी लहर देखी और अब तीसरी लहर की चर्चा हो रही है। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? क्या भारत तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है? अनलॉक के बाद क्या खतरा बढ़ गया है? कोरोना गाइडलाइन का पालन ना होना तीसरी लहर को निमंत्रित कर रहा है? ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं। वजह, यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना के केस पिछले 1-2 हफ्तों में तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट बता रहे हैं। भारत में भी अगले महीने तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका हेल्थ एक्सपर्ट जता रहे हैं। कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट देखने को मिल रही है। भारत की बात करें तो भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते केस चिंता का कारण है। डेल्टा, कप्पा और लैम्डा वेरिएंट ने कई देशों में तेजी की लहर देखने को मिल रही है। अब तमाम सारे सवाल इस बात को लेकर हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो भारत की बात करें तो भारत में जो अभी केसेस कम नजर आ रहे हैं, क्या भारत में तीसरी लहर देखने को मिल सकती है? इसकी वजह यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अनलॉक किया गया, हालांकि अनलॉक भी जरूरी था, लेकिन साथ ही जो लगातार बात होती रही है लंबे समय से कि कोरोना की जो गाइडलाइन है, यानी कि 2 मुख्य चीजें उसमें है कि एक तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दूसरा यह है कि आप मास्क लगाइए। लेकिन दोनों इस समय बहुत कम देखने को मिल रही हैं, दोनों चीजें। और इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि ये हालात, ये लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं तीसरी लहर को निमंत्रित कर रही है। आईसीएमआर ने जिस तरह से कहा है कि तकरीबन 65 से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी तैयार हुई है, क्या ये जो आंकड़े या जो बातें आईसीएमआर कह रहा है, ये तीसरी लहर को रोकने की दिशा में ये हेल्प करेगा, या वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रहा है, वैक्सीनेशन जिस तरह से हुआ, या फिर उसमें और तेजी की आवश्यकता है? कैसे तीसरी लहर को रोका जा सकता है? आज तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराएंगे, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं न्यूज़ वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं दीप्ति सिंघल जी, आप समाज सेविका के साथ मनोचिकित्सक भी हैं। आपका भी स्वागत करूंगा। और सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, खास तौर पर यूरोप के देशों में जो कुछ अब कोरोना को देखने को लिए मिल रहा है कि वहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अगर देश की बात करें तो देश में इतना जरूर है कि बहुत हद तक काबू में कोरोना आया है, लेकिन पूरी तरीके से गया नहीं है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत में अगस्त तक तीसरी लहर आ सकती है। किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अनलॉक के बाद जिस तरह से लोग लापरवाह हुए हैं, यह भी माना जाए कि क्या लोग ही निमंत्रण दे रहे हैं तीसरी लहर को? देखिए, मोटे तौर पर यह बात सही है कि भारत में अभी तीसरी लहर का खतरा है जी। ये बात भी सही है कि दुनिया के विकसित देशों ने जिस तरीके से उस पर नियंत्रण किया है, हमने अपेक्षाकृत उससे ज्यादा अच्छा नियंत्रण कर लिया है। अगर आप देखें, ये जो तीसरी लहर की दस्तक में पूरे यूरोप का जो ग्रोथ है वो करीब 12 से 13% जी। तो हमारे यहाँ हो गया है, लेकिन ग्रोथ हमारे यहाँ लेकिन इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि सरकार के अपने उपाय हैं। सरकार का जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो अपना हिसाब से काम बराबर कर रहा है, लेकिन लोगों को खुद भी सावधानी बरतना चाहिए। अनलॉक के लिए जिस तरीके से लोग बाजार में भीड़ बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों में घूमने के, पहाड़ी क्षेत्रों में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर
लोगों को इससे बचना चाहिए। बाजार में भी अगर निकले तो सावधानी की तरफ बरतना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। और न केवल ये तीसरी लहर, बल्कि पहली लहर और दूसरी लहर का जो वायरस रहा है, उसमें कई प्रकार के डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया, कोई दूसरा वेरिएंट हो गया। ये जो सावधानियां, जो खतरे आ रहे हैं, इससे हमको बहुत सावधानी की जरूरत है। ये जन सामान्य और सामाजिक जागृति की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजेश जी, चलिए, काफ़ी अहम बात रमेश जी कह रहे हैं कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। और यही कारण है रमेश जी कि हमें बार बार इस मुद्दे पर चर्चा करना पड़ती है कि कहीं ना कहीं लोग अवेयर हों, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आए कि आपका बिहेवियर ही कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकता है। हमारे साथ में दीप्ति सिंगल जी हैं। दीप्ति जी, जिस तरह से जो स्थिति, दीप्ति जी आवाज़ मिल रही है हमारी? जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि बार बार ये कहा जाता है और कहा जा रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। हमने देखा पहली वेव आई, फिर सेकंड वेव आई। सेकंड वेव में किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, अपने परिचितों को खोया, वो दर्द का जो मंजर था हम सभी ने देखा है। अब तीसरी लहर की लगातार एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, यूरोप में दस्तक दे भी दी गई है। क्या लोग जो हैं वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हम आपका स्वागत कर रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति ये बन रही है कि इसी के वजह से तीसरी लहर आए, और फिर लोग आखिर अवेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जी। और जैसे कि WHO ने भी कहा है कि कम्प्लीटली हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कोविड को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो बार बार हम लोग उसके वेरिएंट चेंज होकर आ रहे हैं और हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई जो कि बहुत खतरनाक है, जिसको हम लोग जीवन भर नहीं भूल सकते, और अब तीसरी लहर की बात की जा रही है। तो ये लोगों की सबसे बड़ी कमी है, क्या बोलें कि अवेयरनेस की कमी बोले हैं, लोगों की जागरूकता की कमी है कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आज भी आप घूमने फिरने जब से अनलॉक हुआ है देखेंगे तो लोगों के मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहने हुए हैं, ना ही उनके वैक्सीनेशन अभी तक पूरे कंप्लीट हुए हैं। बहुत लोग तो वैक्सीनेशन में भी बहुत सारे मिथ्स है उनको, तो वो वैक्सीन पूरा करवा नहीं रहे हैं जी। और मतलब जो उनका इम्यूनिटी पावर होना चाहिए, जो उन लोगों को पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने में नहीं आ रही है, कहीं पे भी। आज आप मार्केट देखिए, आप थिएटर्स देखिए, आप किसी भी एरिया में पहुंच जाइए, इवन घूमने फिरने जहाँ लोगों को बिल्कुल जाने की अभी जरूरत नहीं है। बार बार सरकार निर्देश दे रही है कि जहाँ जरूरत हो आप वहाँ निकलिए, लेकिन आप संडे का नजारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमें अभी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो 1 महीने के अंदर हम लोग डेल्टा वेरिएंट अपने यहाँ इन्वाइट कर लेंगे। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा। दीप्ति जी, काफ़ी अहम बात आप कर रही हैं और लोगों को समझना होगा, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर JP पालीवाल साहब जुड़ रहे हैं। पालीवाल साहब, स्वागत करूँगा। और सीधा, बहुत धन्यवाद। सीधा सा सवाल पालीवाल साहब, क्योंकि अब जो घबराहट है, जो चिंता है, एक बार फिर सताने लगी है, उसका कारण है कि यूरोप में जिस तरह तेजी के साथ अब कोरोना एक बार फिर फैलने लगा है और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव है। भारत को लेकर आप किस रूप में देखते हैं कि क्या भारत में तीसरी लहर आना बिल्कुल सुनिश्चित है? क्योंकि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और जिस तरह से बिहेवियर है लोगों को, उससे भी लग रहा है। क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं आपका, दीप्ति जी का और हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं जी। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह यूरोपीय देशों में या विकसित देशों में जी कोरोना के प्रति जो जागरूकता उन्होंने नहीं दिखाई, वहां पर भी आप सीन देखे सामाजिक वहां का भाई कि वहाँ विरोध प्रदर्शन होता है कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने के खिलाफ जी। मास्क नहीं लगाना चाहते, ग्रुप में रहना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, यदि विदेशों पे आप तस्वीरें देखें तो कई बार समाचार पत्रों में हम देखते हैं या टीवी पर देखते हैं कि वहां पर भी लोग सिर्फ मतलब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सरकार यदि बाध्य करती है तो विरोध कर रहे हैं जी। निश्चित तौर पर वो उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसा दीप्ति जी अभी प्रकाश डाल रही थी कि
कि यहाँ पर भी हम मध्य प्रदेश में देखें, यहाँ देश के किसी भी कोने में देखें, तो शासन बहुत सतर्क है, शासन बहुत चिंतित है, शासन का अमला बहुत चिंतित है। लेकिन जो इस वक्त की लापरवाही जो सामने हम लोगों से आ रही है, वो सिर्फ आ रही कि समाज इसके लिए चिंतित नहीं है, लोग भयग्रस्त नहीं है। लोगों को वैक्सीनेशन के साथ ऐसे मिल गया जैसे वैक्सीनेशन उन्होंने करा लिया तो अभय दान मिल गया। वैक्सीनेशन का मतलब ये कि शरीर में हमारी अंदर से प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, लेकिन बाहर का वायरस यदि हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो निश्चित तौर पर मास्क नहीं होगा, सैनिटाइजर नहीं होगा, तो इसी के कारण अंदर जाएगा। तो हमने अंदर जाने का रास्ता वैक्सीनेशन ने नहीं रोका, अंदर की लड़ाई की क्षमता को वैक्सीनेशन ने बढ़ाया। लोगों को समझना पड़ेगा। और इस वक्त जिस तरह समाज और लोग जिस तरह गैर जागरूक होकर, गैर जिम्मेदार होकर बहुत भीड़-भाड़ के साथ यहाँ वहाँ उठना बैठना शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, बिना मास्क के हम अस्पताल में देखते हैं कि लोगों को मास्क के लिए भी हम समझाइश देते हैं तो उसमें उनको बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने उनका रेस्पेक्ट नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की, उनका हमने मान सम्मान घटा दिया। इस तरह की परिस्थितियां लोगों के चेहरे पर देखने को मिलती है और उनकी प्रतिक्रियाएं मिलती है जो सरासर गलत है। अब इस वक्त यदि तीसरी लहर प्रदेश में या देश में आई तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि राजनेता या उनकी पार्टियां जो उन्होंने जो कार्यक्रम करने पर समाज का दायरा, जो समाज जिस तरह गतिविधियां कर रहा है और समाज और व्यक्ति खुद इसके लिए जिम्मेदार होगा और निश्चित तौर पर इसकी बड़ी कीमत, बड़ा खामियाजा। पालीवाल साहब, एक अहम सवाल एक वरिष्ठ चिकित्सक की नजर से मैं ये समझना चाहूंगा कि दो चीजों की चर्चा इस समय है। इस तरह से एक ICMR की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि देश के तकरीबन 65% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी बन गई। दूसरी तरफ से जिस तरह से वैक्सीनेशन की चाल है या जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, क्या ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचाएंगी लोगों को, या वैक्सीनेशन की जो गति है आप उससे संतुष्ट है या फिर इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर एंटीबॉडी को लेकर जिस तरह से MCR ने कहा है, ICMR सॉरी जी, वैक्सीनेशन को जहां तक मामला है कि जो हर्ड इम्यूनिटी बोलती है, जिसमें सोसाइटी में यदि हम लोगों का परीक्षण करें तो उनमें एंटीबॉडी पर मिलना शुरू होती है, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी 65% है जी। लेकिन इस 65% हर्ड इम्यूनिटी में लोगों का इम्यूनिटी लेवल क्या क्या है जी? हर्ड इम्यूनिटी मिली है लेकिन उसका स्तर क्या है? क्या उसका स्तर इतना पर्याप्त है कि वो लोगों को प्रतिरोधक क्षमता के साथ लड़ाई की पर्याप्त ताकत देती है या अधूरी ताकत देती है या थोड़ी ताकत देती है? यदि हम हर्ड इम्यूनिटी और 65% इम्यूनिटी की बात करें तो शरीर में एंटीबॉडी पाई गई ये लिखा गया है, लेकिन किस लेवल पर कितनी पाई गई, थोड़ी पाई गई, मध्यम पाई गई, अच्छी पाई गई या बहुत अच्छी पाई गई, इसका मैं समझता हूँ कि मूल्यांकन और वर्गीकरण नहीं हुआ है। तो जिनमें अच्छी और बहुत अच्छी है उनमें तो निश्चित तौर पर कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत विश्वसनीयता के साथ विकसित हो गई, लेकिन जिनमें हल्की है, मझौली है, उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि उनको कोरोना नहीं होगा। होगा तो ये निश्चित है कि उनकी गंभीर स्थिति नहीं होगी, लेकिन यदि कोरोना उन पर भी जिन पर एंटीबॉडी बन चुकी है, यदि उनकी मात्रा कम है, उनका स्तर कम है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है और एंटीबॉडी का स्तर कम है, तो उनमें भी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर कोरोना यदि होता है तो उसके हल्के संकेत या मध्यम संकेत मिलेंगे। इस संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरा जो आपने एक प्रश्न यहाँ किया था, एक ICMR वाला मामला, दूसरा एक मैं भूल रहा हूँ कि आपका वैक्सीनेशन को लेकर सर जो गति है वैक्सीनेशन की वो पर्याप्त है कि और बढ़ाने की जरूरत है इसको? निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की इस वक्त जागरूकता और दौड़ बहुत ज्यादा है। सरकार के पास इस वक्त वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है और मैं समझता हूँ कि एक तरह से अच्छी गतिविधि, लेकिन एक तरफ तो लोग भय के कारण वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अभय होकर अपनी गतिविधियां पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरा सिर्फ यही कहना है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए ताकत है, हमारी आफत को कम करेगी, अभय दान नहीं है, उसे अभय दान ना समझे। चलिए पालीवाल साहब आप जुड़े रहिए, कुछ और अहम बातें में लोग कैसे अब इस चीजों से बचे, कैसे और अवेयर हो, मैं हल्की सी बात और करूंगा। सीधे मैं अभी रमेश शर्मा जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से पालीवाल साहब ने कहा है कि भयग्रस्त नहीं है लोग, हमने देखा फर्स्ट वेव देखी, उसके बाद जो लापरवाही हुई, फिर सेकंड वेव आई, हमने उसकी भयावहता देखी और उससे लगता था कि कहीं ना कहीं देश के लोग समझेंगे, जानेंगे और सावधानी बरतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार बिल्कुल टेस्ट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, लेकिन क्या यहां पर भी सरकार को इस तरह से पूरी तरीके से ढील नहीं देना चाहिए? अनलॉक करें, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटर होना चाहिए कि लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं, वाकई में भयग्रस्त नहीं है लोग। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है
कि लोगों को खुद भी ये अनलॉक का पालन अनुशासन के साथ करना चाहिए और शासन को भी इस अनलॉक की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि लोग सावधानी, कोरोना के भय से उतनी सावधानी नहीं बरत रहे जितनी कई बार प्रशासन और पुलिस के भय से मास्क लगा देते हैं। तो मोटे तौर पर इसके मुकाबला अगर आपको करना है, एक बात समाज को और जनता को समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कोरोना के साथ हमको जीना सीख लेना चाहिए। ये जो वायरस अगर आ गया है तो इस वायरस के खत्म होने की संभावनाएं कम है। पिछले 500 वर्षों में जितने भी वायरस आए हैं वो सारे के सारे वायरस और वो बीमारियां हमारे आसपास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उनसे लड़ने की क्षमता विकसित हो गई या वो कमजोर हो गई या उनके साथ हमने जीने की आदत डाल ली, जो भी कुछ हो। लेकिन कुल मिलाकर के इस कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन अगर लंबे समय तक लगाने का अर्थ है कि पूरी समाज की व्यवस्था को, पूरे मानसिक और सामाजिक आर्थिक तीनों प्रकार को नष्ट कर देना। कल्पना कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घर में बंद रहने से कितनी मानसिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं है। जो हम बच्चों में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, घरों में झगड़े देख रहे हैं और कितने प्रकार की विकृतियां देख रहे हैं। तो मानसिक बीमारी उत्पन्न होगी, सामाजिक बीमारी उत्पन्न होगी, तो आर्थिक समस्याएं की आर्थिक बीमारी उत्पन्न होगी। तो अनलॉक तो जरूरी है, लेकिन इस अनलॉक का पालन सरकार से पालन कराने से ज्यादा समाज को पालन कराने की जरूरत है। तभी हम समाज को ठीक रख पाएंगे, खुद को ठीक रख पाएंगे और कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे। जी बिल्कुल, काफी अहम बात रमेश जी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश यही है। छोटा सा कमेंट से दीप्ति सिंगल जी के पास मैं आता हूं, उनसे लूंगा। दीप्ति जी कैसे, चूंकि आप एक समाज सेविका के साथ मनोचिकित्सक भी हैं, कैसे लोगों के मनोभाव को समझ पा रही हो? लोग कैसे समझे इस बात को कि नहीं, हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है? क्या सख्ती की आवश्यकता है कि लोगों को गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कहीं ना कहीं सख्ती बरतना चाहिए? इस पक्ष में हैं आप? क्योंकि जहाँ तक इमोशनल ट्रॉमा का सवाल है, जब तक ग्रीफ वाली चीजें थी उससे भी लोगों को समझ में नहीं आया कि उन्होंने कितना दर्द सहन करा है, सब कुछ खो चुके हैं, बहुत सारी परिवार बर्बाद हो चुके हैं। और जैसे कि अभी राजेश जी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सब तरह से हम लोग परेशान हो चुके हैं। और अगर उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कोविड के नियमों का कैसे सख्ती से पालन करना है, तो अब तो यहाँ पर बात आती है कि सरकार और हम सामाजिक संस्थाएं किस तरह से सख्ती बरतें, किस तरह से लोगों को निर्देश दें जिससे उनके मन में एक भय और डर उत्पन्न हो, क्योंकि अब उसके अलावा लोगों को बाकी। चलिए वक्त कम है दीप्ति जी, सीधे अब पालीवाल साहब के पास में आता हूँ। पालीवाल साहब, चूंकि आप भी एक प्रतिष्ठित जो आपका हॉस्पिटल उसका संचालन करते हैं बेहतर तरीके से, मैंने देखा कि किस तरह से आप दिन रात कोरोना काल में मरीजों की सेवा में तत्पर रहे, आपका हॉस्पिटल तत्पर रहा। सीधा सा सवाल ये है कि जो व्यवस्थाओं की बात हो रही है, हमने देखा कि तमाम तरह के सवाल सेकंड वेव को लेकर खड़े हुए कि व्यवस्थाएं नहीं की गई, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं, क्या थर्ड वेव के लिए आप मान रहे हैं कि इस तरह से तैयारी कर ली गई है? देखिए, यदि दूसरी वेव के बाद की बात करें तो निश्चित तौर पर जैसा रमेश जी ने प्रकाश डाला कि लोगों में बीमारी से ज्यादा पुलिस का भय। दूसरी वेव भी यदि कंट्रोल हुई थी तो पुलिस की शक्ति लॉकडाउन से हुई थी, ये तो एक बात हुआ। दूसरा, यदि हम तीसरी वेव की यदि बात करें तो तीसरी वेव में मैं थोड़ा सा प्रश्न फिर से जानना चाहूंगा। जी, मेरा सवाल यह है सर कि सेकंड वेव को लेकर ये बात सामने आई कि जो हेल्थ सिस्टम जितना मजबूत करना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि अब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है अगर तीसरी वेव आती है, थर्ड वेव आती है तो? देखिए, जिस तरह की दूसरी वेव आई थी उतनी व्यवस्था यदि वो वही वेव आती है तो निश्चित तौर पर परेशानियां रहेंगी, लेकिन फिर भी शासन ने हर लेवल पर सजगता और अपनी संभावनाएं और सारी व्यवस्थाएं सुधारी है और बहुत कुछ शासन ने उसके बाद पिछले 3 महीने में किया, जिसके बारे में लगातार शासन के प्रतिनिधि हम लोगों के भी संपर्क में रहते हैं, अधिकारी हम लोगों के संपर्क में भी रहते हैं। तो यदि हम तीसरी तो ईश्वर करे ना आए, यदि आती भी है तो शासन पहले से ज्यादा मुस्तैद, पहले से ज्यादा सजग, पहले से ज्यादा चुस्त चौबंद और पहले से ज्यादा व्यवस्था को लेकर बहुत सतर्क होकर अपनी जिम्मेदारी के प्रति। चलिए पालीवाल साहब, अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझना होगा, लोगों को सावधान रहना होगा। तभी अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक तो आए नहीं, अगर आती है तो फिर सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर
जिस तरह से तीसरी लहर की अभी आशंका जताई जा रही है, और तमाम पहलू हैं कि हम कितने तैयार हैं, हेल्थ सिस्टम कितना तैयार है, सरकार और प्रशासन कितना तैयार है, और तैयारी तो रखना होगी, तभी अगर थर्ड वेव आती है तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को सतर्क रहना होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। अभी भी आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जिससे कि जो तीसरी लहर का खतरा है उसको टाला जा सके। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।